हाँ, क्वेश्चन नंबर 88 में किसी को डाउट हो तो पूछो। क्वेश्चन नंबर 88 में 89 89 शायद होमवर्क था भी नहीं। 91 92 93 93 में यस डाउट है? सर। हाँ किसी से ये सवाल बना 93? किसी से भी? किसी से भी नहीं बना ये सवाल? अरे shit। बताओ भाई। सर, मेरा 37 आंसर आ रहा था लेकिन 33 दिया हुआ था। तो तुम्हारा 37 से हमको क्या मतलब है? हो सकता है आंसर 33 हो। हाँ सर, वही। वैसे भी उस क्वेश्चन में सर अप्रॉक्स वैल्यू आएगा, तो सर आद्या का ऑलमोस्ट सही है। अप्रोक्स वैल्यू आएगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा। हमको तो एग्जैक्ट दिखाई दे रहा है आंसर। मतलब सर, सर आपसे आ जाएगा। हमसे आ जाएगा ऐसा सर, थोड़ी ना आपसे है। आ जाएगा, हमसे नहीं आएगा तुम्हारा ना। कितना आंसर आया था? 30? सर 37 पॉइंट समथिंग था सर, रुकिए हम एग्जैक्ट बताते हैं। सर 37.577832। नहीं तो तब वहां से 33 आंसर लिखना गलत है। अगर 33.33 होता तो चलो समझ में आता है उस चीज का लॉजिक। ठीक है, यस सर, इसीलिए। चलो खैर देखते हैं एक बार क्वेश्चन। सवाल में बोला है व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.4 मोलर BaOH whole twice must be added to 50 ml of 0.3 molar NaOH to get a solution in which molarity of OH minus is 0.5। तो सवाल में ऐसा पूछा है, चलो ठीक है सवाल एक्सप्लेन करते हैं पहले। एक सॉल्यूशन है BaOH whole twice का, ठीक है। दूसरा सॉल्यूशन है NaOH वाले पार्ट का। सवाल में ऐसा पूछा है कि इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 0.4 मोलर है और इसका कितना वॉल्यूम ले ये नहीं मालूम, ठीक है। दूसरे NaOH वाले पार्ट के सॉल्यूशन का हम लोग के पास कंसंट्रेशन है 0.3 मोलर और इसका वॉल्यूम दे रखा है 50 ml के बराबर। तो इन दोनों को, जैसे ये पार्ट और ये पार्ट को जब हम लोग मिक्स करेंगे, तो मिक्स करके जब सॉल्यूशन बनाएंगे तो उस सॉल्यूशन के अंदर OH माइनस का कंसंट्रेशन, NaOH KOH का नहीं, केवल OH माइनस का कंसंट्रेशन 0.5 के बराबर होना चाहिए। ऐसा मेंशन करते हुए काम कर रहा है। तो सवाल में पूछा है BOH होल्ड ऐसा कितना हम लोग वॉल्यूम लेके चले। तो हम एक काम करते हैं इस क्वेश्चन वाले पार्ट में। ऐसा हम कर सकते हैं, जैसे अगर मान लो कि हम लोग पहले वाले साइड से OH माइनस का कंसंट्रेशन निकालते हैं तो OH माइनस का कंसंट्रेशन BOH के रिस्पेक्ट में कितना होगा? बताओ कोई। सर 1 मोलर। 1 मोलर। OH माइनस का कंसंट्रेशन इस BaOH के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं। जैसे अगर BaOH लेके चलते 0.8 तो, मोलर। हाँ तो यहाँ से 0.8 मोलर मतलब BaOH में 2 OH है, तो जितना BaOH होल ट्वाइस उसका 2 गुना OH माइनस। इसका मतलब कंसंट्रेशन विल बी 2 टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ BaOH होल ट्वाइस। इसका मतलब 0.8 मोलर हो गया। और वॉल्यूम तो हम लोग को नहीं मालूम, V के बराबर लेके चल रहा है। जबकि दूसरे वाले केस से अगर लेकर के चले हम लोग कैलकुलेशन OH माइनस का, मतलब NaOH वाले पार्ट की तरफ से, तो NaOH में एक ही OH माइनस है। इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ NaOH विल बी इक्वल टू 0.3 मोलर। और वॉल्यूम कितना दे रखा? 50 ml। अब अपने को करना क्या है, फाइनल OH माइनस का कंसंट्रेशन चाहिए। तो OH माइनस फाइनल मतलब C रिजल्टेंट इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन V1 प्लस V2। ये फॉर्मूला अपना आराम से अप्लाई कर सकते हैं। C1V1 प्लस C2V2 अपॉन V1 प्लस V2। और OH माइनस कितने के बराबर है? 0.5 के बराबर। तो 0.5 इज इक्वल टू C1 कितना था? 0.8 और वॉल्यूम V के बराबर। और C2 वाला पार्ट है 0.3 और वॉल्यूम वाला पार्ट 50 ml के बराबर। और वॉल्यूम टोटल कितना हो जाएगा? V1 प्लस V2। तो 50 ml प्लस V, ऐसा लिख देते हैं, V प्लस 50 ml। कैलकुलेट करके बताइए फटाफट कि यहाँ से V कितना आएगा। जल्दी कैलकुलेट कीजिए।
तो मेरा 3 आ जा रहा है। 3 आ जा रहा है, हाँ सर। सर मेरा भी। तो पहले क्यों नहीं आया? सर हम बोले ना, हम कुछ अलग ही कर दिए थे। सर मेरा इससे आ चुका था पहले। बढ़िया, तो फिर तुमको काहे का डाउट था? सर मैं तो डाउट पूछा ही नहीं था। ओके ओके, आ गया फिर 33। आ गया। अब ये बताओ, इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, और अगर सवाल समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर डाउट है तो आराम से पूछ लो। सर वो ऊपर में क्या किया है सर, सबसे ऊपर में ऊपर में ये 0.8 जहाँ लिखे हैं। ये हाँ सर। जैसे अगर हम लोग BaOH लेके चले, तो एक BaOH होल ट्वाइस अगर लेके चले, तो इस केस में 2 OH माइनस है बेसिकली। तो 1 मॉलिक्यूल लेंगे तो 2 OH मिलेगा, 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो 4 OH मिलेगा। तो जितना नंबर ऑफ मोल्स लेके चलेंगे इसका, इस केस में OH माइनस वाले पार्ट का नंबर ऑफ मोल्स जस्ट डबल मिलेगा। और कंसंट्रेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पे ऊपर में n/v, नीचे 2n/v। इसका मतलब जितना अपने BaOH होल ट्वाइस का कंसंट्रेशन है, उसका जस्ट डबल OH माइनस का कंसंट्रेशन है। होना भी चाहिए, एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 OH है, तो जितना BaOH होल ट्वाइस लेंगे उसका जस्ट डबल OH माइनस अपने को मिल जाएगा। मतलब कंसंट्रेशन डबल होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डबल होगा, या नंबर ऑफ आयंस डबल होंगे, या नंबर ऑफ मोल्स डबल होंगे, ऐसा लिख सकते हैं आराम से। जबकि NaOH में एक NaOH में एक ही OH माइनस है, तो जितना NaOH उतना ही OH माइनस, ऐसा लिख कर चल सकते हैं आराम से। समझ ये आया? सर क्या है, आयनिक बॉन्ड है सर ये सर? हाँ, आयनिक बॉन्ड वाला पार्ट है। सर एक और डाउट है फॉर्मूला का सर। बोलो। सर मैथ्स में जब फ्रैक्शन को ऐड करते हैं तो एलसीएम लेते हैं, और यहाँ डायरेक्ट मतलब नीचे डिनोमिनेटर में ऐड कर देते हैं v1 + v2। मैथ्स में जब फ्रैक्शन को ऐड करते हैं सर, मतलब फॉर्मू तो एलसीएम लेते हैं, इसमें डायरेक्ट ऐड कर देते हैं सीधे मतलब। यहाँ पे डायरेक्टली ऐड नहीं किए हम लोग। अगर तुम डायरेक्टली एडिशन का पार्ट सोच रहा है, तो कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स फाइनल था बाई वॉल्यूम फाइनल था। हाँ तो सर, हम तो लोग केवल नीचे वाले पार्ट को अलग ऐड कर रहे थे, ऊपर वाले पार्ट को अलग ऐड कर रहे थे। और ऐसा करना क्यों पड़ा था हम लोग को? बेसिकली हम लोग डायरेक्ट एडिशन तो कर नहीं पा रहे। यहाँ पे जो हम लोग लिखे थे ना कि मान लो C रिजल्टेड इज इक्वल टू C1 + C2, तो ऐसा तो नहीं लिख पा रहे थे हम लोग। क्यों नहीं लिख पा रहे थे? क्योंकि डायरेक्टली एडिशन नहीं कर पा रहे थे। तो वो जो फ्रैक्शन वाला चीज है वही चीज है यहाँ पे। लेकिन वहां पे जैसे हम लोग जैसे जब तुम फ्रैक्शन को ऐड करता है ना, तो फ्रैक्शन का मतलब बेसिकली ये है, जैसे मान लो कि 1 kg का एक सब्सटेंस है और इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, तो एक ये फ्रैक्शन हो गया और ये दूसरा फ्रैक्शन हो गया। बट एक सिंगल यूनिट का 2 पार्ट है बेसिकली। हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक जगह से एक सॉल्यूशन निकाले, दूसरी जगह से दूसरा सॉल्यूशन निकाले, और दोनों को मिला करके कुछ बड़ा सॉल्यूशन बना दिए। तो हम लोग जो टोटल अमाउंट है उस अमाउंट को चेंज कर दे रहे हैं। हम लोग यहाँ के नेट अमाउंट को फिक्स नहीं रख रहे हैं। तब यहाँ पे क्या है कि नेट अमाउंट फिक्स्ड है, उसका एक पार्ट उसका दूसरा पार्ट, उस टर्म में हम लोग बात कर रहे हैं। जबकि हम लोग कंसंट्रेशन टर्म में ऐसा बात नहीं कर रहे। नेट अमाउंट फिक्स नहीं रखा, एक का कंसंट्रेशन कुछ और था, अमाउंट कुछ और था, दूसरे का अमाउंट कुछ और था, दोनों को मिला दिया, अब बोला कि फाइनल कंसंट्रेशन बनाओ। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं, एलसीएम नहीं ले सकते। और कोई डाउट किसी को? सर हिमांगी हमको मैसेज किए सर, वो नहीं करेगी आज का क्लास। हाँ, वो हमको कल मैसेज कर दी थी कि आज का क्लास नहीं कर पाएगी, उसका कुछ वही सर एग्जाम आज है। कोई टेस्ट नहीं है सर, आज क्लास है SMT का, बायो का। क्या है ये SMT? सर अब मैं आपको नहीं बता सकता सर। आता नहीं है तुमको, बताना नहीं चाहता? सर मैं नहीं बता सकता, मेरे को नहीं बताने का परमिशन है। ऐसा कि स्कूल की तरफ से? सर एक क्या बताऊं सर, मैं आपको बाद में पर्सनली बता दूंगा। ओके ओके, कूल। और कोई डाउट किसी को? हम ही को ठग दिया स्कूल वाला, बताया ही नहीं है कुछ। बताओ यार। और कोई डाउट किसी क्वेश्चन में? तो तू क्यों नहीं क्लास कर रहा है स्वयं? सर बायो का है। तो सर वो क्या बताऊं सर, अब वहां पे एक नए भैया टाइप के है, वो पढ़ाएंगे। अच्छा, आपका क्लास छोड़ के वहां थोड़ी जाऊं। नहीं तो बायो का है मतलब ठीक है, कुछ हो सकता है स्कूल में एग्जाम टाइप का कुछ हो। चलो कोई नहीं, आगे बोलो। सर और कोई ऐसा डाउट? कुछ नहीं। बोलो भाई, और कोई डाउट जल्दी बोलो, और कोई डाउट? और क्या क्या क्वेश्चन होमवर्क दिया था इसमें तुम लोगों को? सर 94 95।
88 दे चुके थे, 90 दे चुके थे ना? सर 88, 90, 91, 93, 94, 95। 94, 95, बढ़िया। अब क्या बच गया? हाँ, एक ये सवाल तुम लोग को ट्राई करना है। जैसे इस सवाल का हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। अपने नोट कॉपी में भी चाहे तो नोट कर सकते हो, ऑल्दो ये बहुत एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, अभी तो तुम लोगों के काम में नहीं आएगा, बट 11th क्लास में कहीं हो सकता है काम में आए, एक पार्टिकुलर टॉपिक में आता भी है काम में, लेकिन अभी के लिए जैसे बस हम सजेशन देंगे कि इस चीज को ट्राई करके देखो। और कैसे ट्राई करना है उसमें एक तरीका हम बताएंगे तुम लोगों को, सिमिलर टाइप के पैटर्न पे एक और क्वेश्चन का पार्ट हम उसमें ऐड अप करेंगे। जैसे क्वेश्चन ऐसा है, और इस चीज को ढंग से सुनना। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 720 ग्राम ऑफ प्योर वाटर। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर शायद से 89 दे 89 रखा था है, 89 दे रखा है, ठीक है, बट हम उसको होमवर्क नहीं दे सकते थे क्योंकि इसको सर, ये समझाना मैं था। ट्राई किया, थोड़ा दिक्कत आया। चलो बढ़िया, अगर बन गया तो बहुत अच्छी चीज है, बट एक चीज का ध्यान दो। जैसे कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 720 ग्राम ऑफ प्योर वाटर, तो जब प्योर वाटर बोला तो इसका मतलब उसी को सॉल्वेंट भी बोल रहे हैं, उसी को सॉल्यूट भी बोल के चल रहे हैं हम लोग, इसलिए प्योर वाटर बोला। मतलब बेसिकली यहाँ सॉल्यूशन जैसा कुछ नहीं है। तो जैसे एक चीज यहाँ पे है, कंसंट्रेशन का फॉर्मूला अपना क्या होता है? तो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला इज इक्वल टू आराम से नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो यहाँ एक छोटा सा वैल्यू अपने काम का होगा जिसको यूज करना है। रिद्धिमा, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है? मयंक, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है? अरे गूगल करना शुरू कर दिया है तुम। स्मृति, डेंसिटी ऑफ वाटर? सर 1 वन क्या यूनिट? 1 वो तो 1 ही है, 1 ग्राम पर ग्राम। ml। 1 ग्राम पर ml, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग यूज करेंगे। जैसे सवाल में दे रखा है 720 ग्राम ऑफ प्योर वाटर, ठीक है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। तो बेसिकली 720 ग्राम मास मालूम है, डेंसिटी मालूम है, वॉल्यूम वाला पार्ट पता करना है। तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, जो हम लोगों का ये वाटर का पूरा सॉल्यूशन है, ऑल्दो कोई सॉल्यूशन नहीं है, केवल सॉल्वेंट है, बट जो टोटल वॉल्यूम है उसका वैल्यू हम लोग आराम से 720 ग्राम, क्योंकि वैल्यू दे रखा है 720 ग्राम के बराबर, और डेंसिटी 1 ग्राम पर ml, तो 720 ग्राम डिवाइडेड बाई 1 ग्राम पर ml अगर लिख के चले तो ये ग्राम तो कैंसल आउट हो जाएगा, ml ऊपर चला जाएगा, मतलब आ जाएगा वैल्यू 720 ml के बराबर। तो एक चीज मालूम पड़ गया कि वॉल्यूम कितना है, 720 ml के बराबर, पहला चीज। तो ये चीज आइडेंटिफाई हो गया, लेकिन अपने को नंबर ऑफ मोल्स भी चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अगर निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल सकते हैं? तो वेट अपॉन मोलर मास से, और वेट कितना है? तो वेट वाला पार्ट 720 ग्राम के बराबर दे रखा था। तो इस केस में वेट 720 ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास वाला पार्ट, अगर मास कैलकुलेट करें तो आराम से 18 ग्राम के बराबर कंसिडर कर सकते हैं। तो 720 ग्राम डिवाइडेड बाई 18, मतलब यहाँ से जब कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोगों का वैल्यू निकल के आएगा 40 के बराबर। तो इस केस में नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ गया, वॉल्यूम वाला पार्ट निकल के आ गया, तो अब आराम से कंसंट्रेशन ऑफ वाटर निकाल सकते हैं हम लोग। कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स 40 डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन एक कंडीशन था, वॉल्यूम को हमेशा हम लोग लीटर में कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ मिली लीटर है बेसिकली, तो इसको लीटर में कैलकुलेट करने के लिए हम लोग 1000 से डिवाइड कर सकते हैं, या फिर इस 1000 को ऊपर लेके जा सकते हैं। तो यहाँ से 40/720 इंटू 1000 निकल के आ गया। अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू निकल के आएगा कितना, 1000/18 के बराबर। मतलब इसमें हम लोग वैल्यू आराम से लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ H2O इज इक्वल टू 1000/18। और ये अप्रोक्सीमेटली कितना होगा वैल्यू? कैलकुलेट करके देखो, 1000/18 डेसिमल में कितना लिखेंगे? सर 50 पॉइंट कुछ। 50 पॉइंट कुछ कैलकुलेट कर लिया कर सर हाल से? 55.5। 55.55 मोलर। तो ये जो वैल्यू है ये चाहे तो याद कर सकते हैं,
वैसे ऑल्दो जब तुम लोगों को पढ़ाएंगे हम आगे का टॉपिक 11th क्लास के लायक, तो ये टॉपिक वापस से आएगा और ये टॉपिक का कैलकुलेशन फिर से कराएंगे ही कराएंगे, लेकिन फिर भी अभी के लिए हम ये वैल्यू तुम लोगों को बता देते कि ऐसा कुछ जिंदगी में एग्जिस्ट करता है 55.5। वाटर का मोलैरिटी इज ऑलवेज 55.5। तो जैसे यहाँ पे जो ऊपर मेथडोलॉजी जो लिखा है ये पूरा पार्ट, पहले इसको नोट करो, ये क्वेश्चन नोट करो, नीचे के पार्ट को मेंशन करना शुरू करो, और इसी के जैसा रिलेटेड पार्ट हम फिर से कैलकुलेट करने दे रहे हैं। एक बार खुद से कैलकुलेशन करके देखो कि हम ये जो चीज बोले। सर हाँ बोलो। सर यहाँ प्योर वाटर क्यों मेंशन किया है? प्योर वाटर क्योंकि उसमें कोई सॉल्वेंट नहीं, उसमें कोई सॉल्यूट मेंशन नहीं किया हुआ, तो इसीलिए प्योर वाटर मेंशन कर रहा है, वरना डेंसिटी उसका 1 ग्राम पर ml से चेंज हो जाएगा। तो इस पार्ट को एक बार नोट डाउन करो, अगर इसके कहीं किसी स्टेप्स में मेंशन में डाउट, मतलब किसी स्टेप्स में डाउट है तो डाउट पूछो, और अगर डाउट नहीं है तो फिर हम लोग वापस से सिमिलर टाइप का एक और कैलकुलेशन कराएंगे, केवल इस चीज के जस्टिफिकेशन के लिए कि हम लोगों का वैल्यू 55.5 है या नहीं है। नोट करो फटाफट। सर ये D इक्वल टू M/B इक्वल टू 720 ग्राम कैसे हुआ? इक्वल टू है उधर जी, एरो 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 है, मास दे रखा है ऊपर सवाल में 720 ग्राम, तो मास के लिए एरो दे दिया है, केवल वॉल्यूम के लिए नहीं दिया है। वॉल्यूम में चलो लो ऐसा लिख लो, ठीक है। यस सर। गजब चपंडुक लोग है भाई तुम लोग, कभी कभी ऐसा ऐसा सवाल पूछ देता है जैसे लगता है कि पता नहीं क्या कर दिया। सर हाँ सर विशाल सर भी ये शब्द मेरे को बहुत बार बोले, आप भी बोल रहे हैं, बताइए इसका मतलब। कोई मतलब नहीं, फीलिंग समझ में आता है ना, क्या हम तुमको चपंडुक बोले तो क्या समझ में आता है इससे? कि हम शायद बंदर गधा। जैसे दिखते हैं। गधा, गधा टाइप का ऐसा तो होता होगा ऐसे कुछ। विशाल सर हम ही से सीख लिए है, विशाल सर कॉपी कैट है। तुम लोग का 10th क्लास का टॉपिक शुरू हो गया मैथ्स में। यस सर। बहुत ज्यादा तेज नहीं पढ़ी, बड़े खुशी से बोल रही है आद्या। यस सर। हमको तो बहुत खुशी होता है जब हम सोचते हैं तो। क्या सोचते हैं सर मतलब बड़ा अच्छा लगता है, कि अभी 10th क्लास विद्वान टाइप का फील होता है। अरे ये सोचते हो कि चलो मेरा 10th का भी मैथ्स अभी खत्म हो जाएगा, तो 9 10 दोनों खत्म हो गए, तो अगले साल हम लोग करेंगे क्या? बस और सैंपल को बड़ा 11th का करेंगे। भी बेसिक। 11th का भी बेसिक खत्म हो गया। अगर तुम्हारा 4 साल के बाद रैंक नहीं आया ना तुम लोगों का, तो ढूंढ ढूंढ के तुम लोग का पिटाई करेंगे हम, जहां रैंक जहां भी छुपा रहेगा। क्या 1000 के अंदर, 700 के अंदर, 2000 रैंक मतलब क्या? रैंक मतलब? अपने मन से कॉलेज ले पाए। रैंक मतलब हमेशा 1000 के अंदर की बात होती है, जब भी रैंक बोलेंगे मतलब बाय डिफॉल्ट 1000 के अंदर। 2000 में तो मिल जाता है अपने चॉइस का कुछ भी। 2000 में भी नहीं हमको चाहिए, 1000 मतलब ट्रिपल डिजिट एटलीस्ट। 4 में नहीं जाना है, और 5 में तो चले गए तो उठा के पटकना शुरू कर देंगे। 5 में चले गए तो तब तो जा ही नहीं पाता है, सिलेक्शन ही नहीं हो पाता है आईआईटी में। नहीं 5 में भी 10,000 तो आईआईटी में नहीं होता है, लेकिन एनआईटी में तो होता है, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है। और इसमें तो मेडिकल वाले लोग भी हैं, तो हमको तो भाई साहब रैंक चाहिए, इसीलिए इतना सर मेहनत कर रहे हैं हम लोग। हाँ सर बताए सर, मेरी एक दोस्त एलन से आई है कोटा से, हाँ। वो भी 9th में ही है। तो वो अच्छा। बोलती है कि वहाँ वो लोग को अभी 10th का बेसिक ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहा है। हाँ तो हम तो बोल दिए, अच्छे से डिंग दिए उसको कि हम लोग का तो सब हो रहा है, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है। अब एक चीज सोचो, जैसे तुम्हारी एक फ्रेंड है जो मान लो एलएन से पढ़ रही है, और वो बताई कि वहाँ पे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो रहा है। मतलब अगर तुम लोग को हम लोग ये सब चीज नहीं पढ़ाते, तो जब 2 साल के बाद तुम लोग 11th 12th में जाओ, तो डेफिनेटली तुम्हारे फ्रेंड लोग तुमसे ज्यादा एडवांटेज में रहेंगे।
ये प्रॉब्लम है। मेरा मन नहीं करता बहुत ज्यादा। कल मेरे कॉलेज जूनियर से बात हो रहा था, वो भी एक स्टार्टअप कर रहा था, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से बहुत ज्यादा परेशानी में आ गया। मतलब वो लोग जो आजकल सुन रहे हैं ऑटोमेटेड व्हीकल जो चलता है आजकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो टेस्ला कंपनी बना रही है, मतलब खुद से सेल्फ हाँ ड्राइविंग कार सर। जो बन रहा है, यस उसी सर। उसी का वो लोग कुछ पार्ट्स बना रहे थे। मतलब ऐसा नहीं होता कि सारा कार एक ही कंपनी बनाता है। जैसे होंडा का भी जो कार होता है ना, उसका केवल मोटर होता है अंदर, और असेंबल उसके कंपनी के अंदर होता है, अदरवाइज सारे पार्ट्स अलग अलग कंपनीज के होते हैं। तो वो लोग उसी टाइप का ऑटोमेटेड व्हीकल जो थे, इलेक्ट्रिक व्हीकल, उनका कुछ कुछ पार्ट बना रहे थे। 4 साल से उनका स्टार्टअप चल रहा था, लेकिन अभी मतलब एक तरीके से रेवेन्यू नहीं आ रहा था, क्योंकि है कि बस अभी तो पार्ट बना रहे हैं, हम लोग एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। तो इन्वेस्टर्स वगैरह मिले, काफी अच्छा उन लोगों का स्टार्टअप चल भी रहा था ठीक ठीक, लेकिन इन लोगों के पास कोई रेवेन्यू नहीं आ रहा था। और लॉकडाउन आते ही इस साल ऑटोमोबाइल सेक्टर एकदम बिल्कुल क्रैश कर गया। अब कोई भी उन लोगों की बात ही नहीं सुन रहा। तो अब उनके पास रेवेन्यू आने का सोर्स एकदम बंद हो गया। तो लास्ट ईयर वो लोग डिसाइड किया, लास्ट ईयर के बाद से ही डिसाइड कर लिए कि नहीं ठीक है, अब हम लोग क्लोज डाउन कर रहे हैं। तो फाइनली 4 साल के बाद वो लोग स्टार्टअप बंद किया अपना। उससे मेरा बात हो रहा था, तो उनको बताया कि ऐसा ऐसा हम लोग कर रहे हैं कि 9th वालों को पढ़ा रहे हैं। तो बोले कि सर मतलब हमको सुन के अच्छा नहीं लग रहा है ये चीज़, कि 9th वालों को आप 11th क्लास का चीज़ पढ़ा रहे हैं। नहीं, हम बोले कि हमको भी अच्छा नहीं लग रहा था कि हम पढ़ाते हैं ये चीज़, लेकिन तुम अगर नहीं पढ़ाएगा, हम नहीं पढ़ाएंगे, तो कोई और तो पढ़ाएगा और बच्चे जाके पढ़ेंगे वहाँ पे। प्रॉब्लम इस चीज़ का हो गया। और जब हम लोग 11th 12th में लोगों को पढ़ाएंगे तो उनका रैंक नहीं आएगा, ऑल्दो वो अच्छे हैं, लेकिन उनका रैंक नहीं आएगा, क्योंकि उस चीज़ को वो लोग 2 साल में सीख रहे हैं और बाकी लोग उसको 4 साल में सीख रहे हैं, और 4 साल में भी नहीं, 2 साल केवल वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम इस चीज का हो गया। मेरा मन नहीं करता कि ये सब चीज तुम लोग को पढ़ाए। हाँ ये है कि जब तुम लोग को पढ़ा रहे हैं तो हम लोग भी डिसाइड कर लें कि ऐसा ही चीज पढ़ाओ जो तुम लोग को समझ आए। एकदम से बिल्कुल हाई फाई लेवल एकदम सब कुछ करा दिया, नहीं, ऐसा नहीं। बेसिक्स अच्छे से कराओ, धीरे धीरे कराओ। जैसे इतना लेक्चर हम 11th वालों को नहीं देते हैं, मतलब जितना तुम लोग को लेक्चर दिए हैं, इसका 50% में 11th में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बट तुम लोग को डबल टाइम दे रहा है, क्योंकि तुम्हारा लर्निंग का कर्व थोड़ा कम है, या फिर बहुत सारे बेसिक्स तुम लोग को पहली बार सीखना है, तो इसलिए आराम से पढ़ा रहे हैं। बट अभी का जरूरत ऐसा हो गया। हम ये नहीं बोल रहे खेलो कूदो नहीं, खेलना कूदना बहुत जरूरी है, लेकिन टाइम है तुम्हारे पास है, तुम लोग के पास जैसे वो तो लॉकडाउन की वजह से हम लोग ऐसा क्लास लगाए, अदरवाइज फिर हम लोग नंबर ऑफ क्लासेस वीक में ना 2-2 क्लासेस टाइप का फिक्स कर देंगे कि 2 क्लास 2 क्लास 2 क्लास। तो उसमें तुम लोगों का जो ये 2-3 दिन है वो फ्री हो जाएगा, कि 2-3 दिन एकदम फ्री है, हम लोग आराम से उस दिन खेल सकते हैं। अभी ऐसे टाइम पे क्लास हो गया है कि तुम लोग ना खेलने जा सकते हो मतलब उससे पहले खेलने नहीं जा सकते, और उसके बाद खेलने के लिए कोई बचता नहीं, अंधेरा हो जाता है। तो खेलना जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन हाँ ये है कि तुम लोग को भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा एडवांटेज रखना पड़ेगा। और तुम्हारे जैसे तुम्हारे स्कूल के दोस्त लोगों से बातचीत होता है तुम लोगों का? सबका ये स्कूल का दोस्त लोग होगा ही, यस सर। तो उन लोगों का कहाँ? जिसका भी आंसर आएगा आराम से बोल सकता है। सर 0.0555 m। 55.55। 55.55 आएगा, कुछ गलती की है तुम उसमें। हाँ यस। रिद्धिमा आंसर आया? रिद्धिमा कुछ बोलती ही नहीं है क्लास में। मयंक सर बनाओ। यस सर आ गया। बना रहे 1 kg का मतलब हो गया 1000 ग्राम, और डेंसिटी होता है अपने पास 1 ग्राम पर ml। क्योंकि डेंसिटी ग्राम में लेके चल रहे हैं, तो यहाँ भी मास ग्राम में ही डालना पड़ेगा अपने को। और डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाई डेंसिटी। तो यहाँ से मास 1000 ग्राम के बराबर है और डेंसिटी 1 ग्राम पर ml के बराबर है। तो यहाँ से ग्राम सर आ कैंसल आउट गया हो जाएगा, बचेगा 1000 के बराबर वॉल्यूम ml के फॉर्म में। और 1000 तो ml का मतलब 55.55। 55.5 ही आना चाहिए। तो इसके इसमें वॉल्यूम ऑफ H2O 1 लीटर के बराबर है, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर के बराबर है। और इसके बाद नंबर ऑफ मोल्स अगर कैलकुलेट करेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास। तो 1000 ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास वाला पार्ट 18, ऐसा ही छोड़ देता अभी के लिए। तो इस केस में यहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ H2O
इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कितना है, तो 1000/18 के बराबर, और वॉल्यूम कितना है 1 लीटर के बराबर। तो 1000/18 ही ऊपर वैल्यू आया था, यहाँ पे 1000/18 या फिर 55.5। तो भले ही हम लोग 720 ml लिए या फिर 1 kg लिए, 1 किलोग्राम लिए मास, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर प्योर वाटर दिया तो उसका जो कंसंट्रेशन है वो सीधा 55.55 मोलर के बराबर होगा। डायरेक्टली ऐसा बोल सकते हैं, मतलब इसमें कोई कैलकुलेशन करने की अपने को जरूरत ही नहीं है। इस एक चीज का थोड़ा अपने को ध्यान रखना होगा, ठीक है। यहाँ तक के पार्ट में किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है। वैसे क्या पढ़ाया था लास्ट क्लास में, एक बार हम सर देख लेते हैं। हाँ बोलो। सर इसका 0.055 है या 55 मतलब 55.55 है? 55.55 है, 55.55। तुम यहाँ पे अच्छा किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट की थी मास में, नो सर। तो ये करना पड़ेगा ना, क्योंकि हम लोग डेंसिटी 1 ग्राम/ml लेके चल रहे हैं, और नहीं तो फिर 1 किलोग्राम/लीटर लेके चलना पड़ेगा। दोनों में से जो लेना है ले लो। ओ सर हम किलोग्राम और तो सब हाँ, उल्टा पुल्टा करे, वो मिलीलीटर उससे लेके। उस वजह से वो 0.00 आ गया, मतलब 0.055 आ गया, वो देख के मालूम पड़ रहा था। 0.0055 टाइप से आया होगा। तो हम लोग कंसंट्रेशन टर्म वाले पार्ट में बहुत सारी चीज़ों का कैलकुलेशन कर चुके हैं। जब दो सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे तो क्या होगा, जब हम लोग कंसंट्रेशन वाले पार्ट में डाइल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, कंसंट्रेशन वाले पार्ट में आयंस का कंसंट्रेशन क्या होता है, इससे रिलेटेड कैलकुलेशंस कर चुके थे। ये सब कुछ बेसिक कैलकुलेशंस है, जिन सब चीज़ों का हम लोग को थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना होगा। और इन सब कैलकुलेशंस के बाद हम लोग को एक छोटा सा टॉपिक और है जिसका डिस्कशन करना होता है। 1 मिनट रुक जाओ, नया पेज क्रिएट कर लेते हैं। लेक्चर नंबर 14, हेडिंग डाल दो अपने कॉपी में, मोलैलिटी। मोलैरिटी वाला पार्ट तो हो चुका, अगला हेडिंग मोलैलिटी। चलो ध्यान दो, जैसे मोलैरिटी वाला पार्ट था सिमिलर टाइप से, और यहाँ पे ब्रैकेट में एम लिख लेना है, स्मॉल एम। जैसे वहां पे कैपिटल एम था वैसे यहाँ पे स्मॉल एम। फॉर्मूला ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का तो है, लेकिन थोड़ा वेरिएशन के साथ। मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डिवाइडेड बाय मास ऑफ, एक तो मास है यहाँ पे, वॉल्यूम नहीं है पहला चीज, और दूसरा मास वाला पार्ट भी सॉल्यूशन का नहीं है, केवल सॉल्वेंट का है। मास ऑफ सॉल्वेंट, इस चीज का ध्यान रखना है, जो कि मोलैरिटी से थोड़ा डिफरेंट है यहाँ पे। और हम लोग नॉर्मली इस चीज को ऐसा लिखेंगे, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, इस टाइप से मेंशन करके हम लोग फॉर्मूला काम किया करेंगे। लेकिन मोलैरिटी से डिफरेंस है यहाँ पे, मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो था ऊपर, बट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था, जबकि यहाँ वाले पार्ट में मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है। इस एक चीज का बहुत ही प्रॉपरली ध्यान रखना है तुम लोगों को। और बाकी सिंपल सा फॉर्मूला है, क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो फटाफट क्वेश्चन नोट करना शुरू करेंगे। क्वेश्चन नोट डाउन करो। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन having, calculate the molality of solution having 1000 gram mass containing 200 gram of NaOH in it, containing 200 gram of NaOH in it. वन बाई 160। 1 सर by 1/160। 1 by 1/160। 160। हाँ 1 by 160। इस केस में जैसे अगर कैलकुलेशन करेंगे तो सबसे पहला पार्ट मोलैलिटी पूछा है यहाँ पे। अगर मोलैलिटी निकालना है तो मोलैलिटी वाले पार्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग पहले तो फॉर्मूला देख लेते हैं कि चाहिए क्या अपने को।
तो मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, जो कि NaOH है यहाँ पे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मतलब NaOH ले लिया यहाँ पे, डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, तो ऐसा लिख देते हैं, इसको W से लिख देते हैं, W ऑफ सॉल्वेंट। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन हैविंग 1000 ग्राम मास। मतलब यहाँ सॉल्यूशन का मास दे रखा है, सॉल्वेंट का मास नहीं दे रखा है। मतलब सवाल में एक तो हम लोग के पास वेट ऑफ सॉल्यूट दे रखा, बेसिकली वेट ऑफ NaOH वाला पार्ट दे रखा 200 ग्राम के बराबर, और उसके अलावा हम लोग के पास वेट ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है 1000 ग्राम के बराबर। लेकिन हम लोग सॉल्यूशन यूज नहीं कर सकते, हम लोग को सॉल्वेंट चाहिए होता है। तो सबसे पहला पार्ट हम लोग ये लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सोल्यूट। ये सबसे पहले दिन तुम लोग को बताया था कि सॉल्यूशन कैसे बनता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट के एडिशन से। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सोल्यूट। यहाँ से अगर हम लोग वेट ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट करेंगे तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सोल्यूट। तो 1000 माइनस 200, इसका मतलब 800 ग्राम के बराबर कंसिडर किया जा सकता है। सबसे पहला कंसिडरेशन हम लोग ये लेकर के चलेंगे, 800 ग्राम के बराबर का वैल्यू। इसके बाद क्या करें, तो इस केस में अब हम लोग को सॉल्वेंट का मास तो निकल के आ गया, तो बचा क्या अपने पास, NaOH वाले पार्ट का नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वेट अपॉन मोलर मास, बचपन तो खैर अभी है तुम्हारा, बचपन में पढ़ते आ रहे हैं, वेट अपॉन मोलर मास 200 ग्राम डिवाइडेड बाई 50, सॉरी 200 ग्राम डिवाइडेड बाई 40 होना चाहिए मोलर मास, क्योंकि बहुत बार NaOH दे दिया है। तो याद हो गया होगा अब तक, मोलर मास 40 के बराबर होता है। ये पार्ट जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से अपना वैल्यू आएगा 5 के बराबर। तो अपना जो मोलैलिटी है, अगर उस चीज़ का कैलकुलेशन करें तो मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 5 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सोल। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, एक चीज इसमें हम नोट कराना भूल गए, एक सेकेंड, यहाँ साइड में मेंशन कर लेना इन किलोग्राम, ये चीज बताना ही भूल गए। जैसे वहां पे लीटर था, वैसे ही यहाँ पे यूनिट किलोग्राम होगा, मतलब कभी भी ग्राम के टर्म में काम नहीं करेंगे। ठीक है, मेरे से गलती हो गया, फॉर्मूला थोड़ा मॉडिफाई कर लो। तो 5/160 नहीं होगा, वो थोड़ा चेंज हो जाना है, थोड़ा गलती हो गया मेरे से, सॉरी 1/160 नहीं होगा। तो इस केस में कैलकुलेशन वाले पार्ट में 5 डिवाइडेड बाई 800 ग्राम, और क्योंकि ग्राम है ये, तो इसको जब किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, बट इस चीज को ऊपर लेके जा सकते हैं, तो यहाँ से 5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 800 आराम से पुटअप कर सकते हैं। ये चीज कैंसिल आउट होगा, बाकी पार्ट को अगर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से 5 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, यहाँ बचेगा 4। 25 डिवाइडेड बाई 4 कितना होगा, 25 डिवाइडेड बाई 4 6.25। 6.25। तो अपना आंसर 6.25 होगा। और जैसे मोलैरिटी में मोलर बोलते थे, वैसे ही यहाँ पे हम लोग आइदर m लिख सकते हैं, स्मॉल m लिख दिया, और नहीं तो फिर हम लोग आराम से 6.25 मोलर सॉल्यूशन बोल सकते हैं। ये अपने बोलने का बड़ा एक सिंपल सा लैंग्वेज निकल के आ जाएगा। समझ आया चीज कि कोई दुविधा है किसी को? आ गया सर समझ। अगर समझ आ गया तो फिर हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे मूव करते हैं, और थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे तुम लोगों के लिए, बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन करा दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन छापो। किसी को नोट डाउन करना होगा तो बता दिया करना, अगर नोट डाउन नहीं कर पाते हैं तो। कुछ लोग एकदम बिल्कुल कोई रिस्पांस नहीं देते हैं। मयंक, रिधिमा नोट डाउन कर लिया है? यस सर। रिधिमा, रिधिमा का तो आवाज ही नहीं आता है, सुनाई देता है जी रिधिमा तुमको? हाँ ना, चैट में हाँ बोलो, हाथ रेस कर लो, कोई एक्टिविटी नहीं शो करती है, तो पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे आकर के जिंदा है कि नहीं है। अटेंडेंस बनाने आई है इधर क्लास में, अभी भी कोई रिस्पांस नहीं है। सर हाँ वो जहाँ रहती है वहाँ नेट बहुत प्रॉब्लम करता है, तो हाथ रेज किए मतलब, हाथ रेज कर रही है मतलब उसको आवाज सुनाई दे रहा है। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करके देखो। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ क्या दिया जाए सवाल, a solution having volume
1120 ml containing 2 moles of यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला मालूम है किसी को? किसी को मालूम है यूरिया का फॉर्मूला? गूगल मत कर लेना। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है यूरिया का, C डबल बॉन्ड O NH2 NH2 ऐसा टाइप से, मतलब कार्बन से एक ऑक्सीजन। डबल बॉन्ड का क्या मतलब है अभी बस सुन लो, ज्यादा दिमाग मत लगाना। वैसे एक चीज ध्यान रखना, एक छोटा सा जनरल नॉलेज का सवाल है। सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड, सॉरी CH4NO N2O, सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आइडेंटिफाई हुआ था लैब में वो यूरिया ही था। तो इस चीज का ध्यान रखना, यूरिया वाला पार्ट सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड आइडेंटिफाई किया गया था। छोटा सा एक जनरल इन्फॉर्मेशन है, जिंदगी में ध्यान रखना। CH4N2O, इसका मोलर मास कितना आ रहा है? नाइट्रोजन वाले केस में 28 प्लस ऑक्सीजन वाले केस में 16 प्लस कार्बन वाले पार्ट में 12 प्लस हाइड्रोजन वाले पार्ट में 4। तो इस केस में 16 प्लस 4 मतलब 16। 20 हो गया, 20 प्लस 40 मतलब 60 हो गया। 60 आना चाहिए था क्योंकि हमको मोलर मास ध्यान है इसका 60 होता है। ट्राई करो सवाल, अच्छा सवाल है, ट्राई करो। तब तक हम लाइट ऑन कर लेते हैं। सर ये एक्वस सोल्यूशन है क्या? बोल सकते हैं, चलेगा। अच्छा इसमें एक और चीज सॉरी, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1 ग्राम पर ml, इसके बिना सवाल नहीं बना सकते। ट्राई करो सवाल। सर आंसर क्या है इसका? आंसर है इसका 2। सर मेरा हो आ गया, गया सर। आ गया सर। सर, बढ़िया है, नाचो फिर और क्या। अच्छी चीज है। चलो 2 लोग आंसर आ गया, बाकी लोग ट्राई करो। सर मैं भी बोला। अच्छी बात है। चलो 3 लोग आंसर आ गया, बाकी लोग ट्राई करो। Calculate the molality of a solution having volume 1120 ml containing 2 mole of urea और density of solution दे रखा है। तो जब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करना शुरू करेंगे तो सबसे पहला चीज तो ये कि हम लोग को मोलैलिटी के लिए चाहिए क्या क्या। मोलैलिटी का अगर फॉर्मूला मेंशन करेंगे तो मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट होता है। तो सवाल में 2 मोल दे रखा है यूरिया का मतलब ये चीज मालूम है अपने को 2 के बराबर, लेकिन वेट ऑफ सॉल्वेंट कहीं नहीं दे रखा। तो ये चीज फाइंड करना है। इनफैक्ट वेट ऑफ सॉल्यूशन भी कहीं नहीं दे रखा। गिवन क्या अपने पास? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर 1120 ml है तो यहाँ से हम लोगों को वेट ऑफ सॉल्वेंट पे जाना है, मतलब पहले तो वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करना है। तो सॉल्यूशन का अगर वॉल्यूम दे रखा तो सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया होना चाहिए था, बन गया। वहां से हम लोग हाँ सॉल्यूशन का मास निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम मालूम है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, मतलब यहाँ से मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिख सकते हैं आराम से। और मास वाला पार्ट जब कैलकुलेट करेंगे सॉल्वेंट का,
सॉरी सॉल्वेंट का भी नहीं, मास वाला पार्ट कैलकुलेट करेंगे तो सॉल्यूशन का कैलकुलेट कर पाएंगे हम लोग। डेंसिटी दे रखा है 1 ग्राम/ml और ऊपर वॉल्यूम दे रखा था 1120 ml के बराबर। तो यहाँ से 1 ग्राम/ml, ये ml वाला पार्ट कैंसिल आउट होगा, बचेगा यहाँ से 1120 ग्राम के बराबर का वैल्यू। मतलब सॉल्यूशन का वेट निकल के आ गया। सॉल्यूशन का वेट है 1120 ग्राम। और सॉल्यूशन में क्या एग्जिस्ट कर रहा है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट एग्जिस्ट कर रहा है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मास के हिसाब से हम लोग आराम से सॉल्यूशन का मास बना सकते हैं। तो अब हम डायरेक्टली लिख रहे हैं यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मास कितना है, तो नंबर ऑफ मोल्स अगर मालूम है अपने को, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास, मतलब वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स 2 था और मोलर मास 60 था, मतलब 120 के बराबर वैल्यू था। तो 1120 माइनस 120 इज इक्वल टू 1000 ग्राम दे रखा है। तो सॉल्वेंट का मास निकल गया, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स निकल गया। तो इस केस में मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, मतलब 1000 से डिवाइड करेंगे या फिर ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना जो वैल्यू है वो आराम से 2 मोलल निकल के आ जाएगा। ये लिखने का अपना बेसिक तरीका होगा, 2 मोलल सॉल्यूशन या 2m सॉल्यूशन लिख सकते हैं आराम से। समझ आया तुम लोगों को? मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, सब कुछ समझ में आया? ये कहीं कोई डाउट है किसी को? बताओ भी जल्दी, कहीं कोई डाउट है? चलो, अगर डाउट नहीं है तो एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना, जैसे तुम लोगों को मैंने बोला था कि तुम्हारे एनसीईआरटी में केवल 3 पार्ट है, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम और परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। केवल ये 3 पार्ट है। तो अगर ये 3 पार्ट है तो तुमको अपने स्कूल के एग्जाम पे इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है। बट नॉर्मली जब भी कभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करेंगे तो ये मोलैरिटी, मोलैलिटी, ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे उधर, तो हम लोग इन सब चीज़ों का भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन अब इसके बाद एक छोटा सा पार्ट रहेगा जिसको हम लोग को डिस्कस करना है। जैसे मान लो कि मोलैलिटी दे रखा और हम लोगों को मोलैरिटी निकालना है, तो ये जो कन्वर्जन है या उल्टा अगर चीज दे रखा है ये कन्वर्जन, ये कैसे करेंगे? तो अब हम लोग का सबसे लास्ट एक छोटा सा टॉपिक बचेगा कंसंट्रेशन टर्म में। मोलैरिटी को मोलैलिटी में कन्वर्ट करो, मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, परसेंटेज वेट बाय वेट में कन्वर्ट करो। और एक्चुअल में कोई फॉर्मूला याद मत रखना है। अगर कोई ये सोचता है कि ये बहुत फॉर्मूले वाला चीज है, फॉर्मूला नहीं है इसमें। इसके आगे यूनिटरी मेथड है। एक सॉल्यूशन दे रखा होगा, उस सॉल्यूशन का एनालिसिस करना, इस तरीके से एनालिसिस करो या इस तरीके से एनालिसिस करो, ये एनालिसिस करना है बेसिकली अपने को। तो हम लोग अब इसके बाद कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स की बात करेंगे। बहुत सिंपल सिंपल उसमें कुछ क्वेश्चंस कराएंगे हम लोग। उन सिंपल क्वेश्चंस को यूज करते हुए हम लोग आराम से कंसंट्रेशन टर्म नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। अगर नेक्स्ट क्लास में टाइम लगेगा तो उसके नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। और इसके बाद अब एक ये टॉपिक है जो अपने को डिस्कशन करना है, मेरे हिसाब से इसमें एक लेक्चर लगना चाहिए। इसके बाद फिर हम लोग एक छोटा सा पार्ट होता है रिएक्शन का, जिसमें हम लोग वर्ड यूज करते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस का मतलब कि अगर कोई एक रिएक्शन दे रखा तो उस रिएक्शन में प्रोडक्ट का अमाउंट कैसे निकाले, इस चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग। कहीं कहीं पे इसी स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन वाले पार्ट को मोल मोल एनालिसिस भी बोला जाता है। तो ये दोनों टर्म ध्यान रखना, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन या फिर मोल मोल एनालिसिस। इस टॉपिक में अप्रोक्सीमेटली हम लोगों का, हम मान के चल रहे हैं कि 5 या 6 लेक्चर लगना चाहिए। मतलब 5 लेक्चर में भी हो सकता है, सीखने को तो एक ही लेक्चर में सीख जाएंगे, मतलब सॉरी एक लेक्चर नहीं, सीखने के लिए हम लोग 2 लेक्चर में सीख जाएंगे। लेकिन 2 लेक्चर में सीखने के बाद भी 5 या 6 लेक्चर तक हम लोग इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। और एक्चुअल में न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमको प्रैक्टिस नहीं करना, वो तुमको करना है। तो हम तुमको क्वेश्चंस बोलते जाएंगे, तुम्हारा होमवर्क होता जाएगा और तुम लोगों को क्वेश्चंस पर डे 2 या 3 क्वेश्चन इस पार्टिकुलर पार्ट से रिलेटेड होगा जिसको हम लोग को डिस्कस करना होगा। तो एक ये लेक्चर तुम्हारा हो गया। उसके अलावा स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन में 2 लेक्चर और उसके बाद फिर क्वेश्चंस। और हर डे हम लोग जब डिस्कशन कर रहे होंगे तो उससे पहले इन सब लेक्चर्स को हम लोग रीड कर लिया करेंगे, मतलब इन सब क्वेश्चंस का हम लोग केवल डिस्कशन करेंगे और ये चीज चलता जाएगा। मतलब तुम्हारे जो स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन का जो लेवल है वो लेवल धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। शुरू में हम केवल नीट लेवल के क्वेश्चन कराएंगे जो आराम से तुम्हारे 9th क्लास के पार्ट को बहुत अच्छे तरीके से कवर करेगा और 9th में इतना सवाल पूछा भी नहीं जाता है। फिर उसके बाद थोड़ा हम मेंस लेवल पे जाएंगे, फिर थोड़ा एडवांस लेवल पे जाएंगे और फिर एडवांस लेवल के ऊपर के भी क्वेश्चंस कराएंगे। बट धीरे धीरे, मतलब ये पूरे साल भर चलेगा तुम्हारा। एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन दिया,
एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन दिया, पर डे उन 2 क्वेश्चन का डिस्कशन किया और धीरे धीरे तुम्हारा लेवल इस पार्टिकुलर टॉपिक में बढ़ेगा। अगर ये सोचेंगे कि हम एक ही दिन में इस चीज को सीख सकते हैं, लेकिन हमको लगता है कि ये ऐसा चीज है ना कि प्रैक्टिस करते करते यूज टू हो जाते हैं कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। ये यूज टू में आराम से हम लोग 2 से 3 महीने में आ जाएंगे। तुम लोग को 2 से 3 महीने लगातार इस चीज को सीखना है, मतलब हर वीक 2 या 3 क्वेश्चन होगा अपना। तो देखते हैं, अगर हो सकता है कि क्लास अगर लगाना हो तो तुम्हारा हम नेक्स्ट वीक क्लास लगवा करके आराम से नेक्स्ट वीक तक में ही इस टॉपिक को कंप्लीट करना चाहेंगे। लेकिन अभी के लिए तुम्हारा एक छोटा सा होमवर्क होगा जो तुम लोगों को पढ़ना है। तो खैर बुकलेट से होमवर्क आज शायद नहीं दे सकते तुम लोगों को, तो तुम लोगों को हम कुछ पढ़ने के लिए बोलेंगे, इस चीज को तुमको पढ़ना है। और ये तुमको एनसीईआरटी से पढ़ना है। एक सेकंड रुक जाओ। एनसीईआरटी का बुक तो ncrt.nic.in पे मिलता है ना? यस सर। हाँ, एक सेकंड, बुक्स दिखा रहे तुम लोगों को। क्लास 9th में सब्जेक्ट साइंस और बुक टाइटल है अपना, उर्दू वाला बुक दिखाया तुम लोगों को। उसमें चैप्टर नंबर 3 अपना कंप्लीट हो चुका है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है एक्चुअल में। और उसमें जो रिएक्शन वाला पार्ट है उसको पढ़ने में तुम लोगों को ज्यादा कुछ मजा भी नहीं आएगा, वो इतना एलिमेंट्री टाइप का पार्ट दे रखा है, तुमको लगेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं चीज। खैर, ये चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इस स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाले पार्ट में जैसे चार्ज पार्टिकल इन मैटर, इसके बाद तुम्हारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसमें थॉमसन मॉडल वाला पार्ट क्या था, रदरफोर्ड मॉडल वाला पार्ट क्या था, उसके बाद तुम्हारा ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम क्या था, इसके अलावा बोर्स मॉडल ऑफ एटम क्या था, न्यूक्लियन न्यूट्रॉन्स क्या होता है, ये तो हम लोग सब सीख चुके हैं, मतलब ये सब चीज पूरा का पूरा ही सीख चुके हैं। और तुम लोग को अगर याद हो तो हम लोग एटॉमिक मॉडल सबसे पहले लेक्चर में डिस्कस किए थे, थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था उस चीज का। तो हाउ आर द इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंशिएटेड या एग्जिस्ट इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, इन सारे के सारे चीज को तुम लोग को पढ़ना है, सारी चीज को पढ़ना है। मतलब ये टॉपिक ऐसा है जो हम चाहेंगे कि तुम लोग एक बार रीडिंग करके देखो, जैसे एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, आइसोटोप्स क्या होता है, इन सारे बेसिक पार्ट को हम चाहेंगे तुम लोग एक बार रीडिंग करके देखो। मतलब टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है अगर हम इसको अपने लेवल पे पढ़ाए तो, बट हम सजेशन देंगे एक बार खुद से रीड करके इसको एक बार सीखने की कोशिश करो और इसको सीख करके देखो। और हम नेक्स्ट क्लास में, तो उसके नेक्स्ट क्लास में थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करेंगे, मतलब तुमको पढ़ना है, उसके बाद हम उसी टॉपिक से अगर तुम्हारा कोई डाउट है उस चीज का डिस्कशन करेंगे। तो जैसे इसमें कितना पेजेस दे रखा है, चैप्टर नंबर 4 में पेज नंबर 47, 47, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, टोटल 53 पेजेस दे रखे हैं इसमें, मतलब सॉरी 53 नहीं, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 6 पेज का टॉपिक है। मयंक, क्या लगता है कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? 2-3 दिन। 2-3 दिन, 2 या 3 दिन? 3 दिन। 3 दिन। 2 काम है तुम लोगों का, एक तो हमको टाइम टेबल देखने दो पहले इस वीक का। टाइम टेबल में नहीं, टाइम टेबल मेरा ऑलरेडी क्लास लगा हुआ है। चलो ठीक है, टाइम टेबल से कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटा सा होमवर्क है तुम्हारा, तुमको ये चैप्टर पढ़ना है और खुद से इस चैप्टर के नोट्स बनाना है, खुद से पूरा नोट्स। और वो नोट्स तो हम लोग को फॉरवर्ड करेगा, मतलब मेरे व्हाट्सएप वाले नंबर पे भी अगर फॉरवर्ड करना होगा तो कर सकते हैं, हम तुम लोग को नंबर बता देते हैं, मेरा नंबर नोट डाउन कर लो। तुमको इस नंबर पे आइदर व्हाट्सएप में या टेलीग्राम में ये अपना जो भी नोट्स बनाएंगे उसको एक तो ट्राई करना पेज बाय पेज भेजने का, ठीक है? जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि आप फोटो खींच के रख लेते हैं, वैसा नहीं। व्हाट्सएप जो ऐप होगा उस ऐप में फोटो खींचना और भेजते चले जाना, तो उससे पेज बाय पेज मेरे पास फोटो आ जाएगा ताकि हम नोट्स सबका देख पाए। तो हम नोट्स देखना चाहेंगे तुम लोग के नोट्स बनाने की क्या एबिलिटी है, क्योंकि नोट्स बहुत अच्छे तरीके से बनाने आना चाहिए। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम ऐसा टॉपिक है जिसमें अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 4
का नोट्स तुमको खुद से एक बार बनाना है। 2 से 3 दिन का टाइम है तुम्हारे पास। आज कितना तारीख है? आज हो गया 10 तारीख। स्मृति, तुम्हारा एग्जाम कब है स्कूल में? सर 13 से। 13 से। तो तुम्हारे पास फुर्सत है बनाने का नोट्स? हाँ सर, बना लेंगे। दिन में ओके। 24 घंटा मिलता है। नहीं, 24 घंटा तो नहीं मिलता है, 6 घंटा 7 घंटा सोते भी हैं बेसिकली। नहीं सर, खैर, हमको तो नींद आता तभी सोते हैं। और तो बिना नींद आए भी लोग सोते हैं क्या? नहीं सर, मतलब रात तो में नींद नहीं आता तो पूरे रात बैठे रहते हैं, और क्या। हे भगवान, क्या हो गया आजकल के लोगों को? पूरे रात बैठे रहते रहोगे, तुमको हम कुछ काम दे देंगे। हम लोग का बहुत काम रहता है जो पेंडिंग हो जाता है, तुमको दे हाँ देंगे सर, कि ऐसे दे काम कर दीजिए। लेना। चलो हम ठीक है। बाकी लोगों की तरह सोने का कोशिश नहीं करते। नहीं आ रहा, आराम से रहो। चलो ध्यान रखना। अंशुल, तुमको कोई दिक्कत होमवर्क ये नोट बनाने में? अंशुल, हाँ सर ठीक है, दिक्कत है? देख लेंगे सर, ठीक है कर लेंगे। बेचारा बोल नहीं पा रहा। स्मृति नहीं बोली तो हम कैसे बोल सकते हैं? इज्जत का सवाल है। चलो ठीक है, तो सब लोगों के लिए होमवर्क है। चैप्टर नंबर 4 का एनसीईआरटी से खुद से नोट्स बनाएंगे। बहुत थियोरेटिकल पार्ट दे रखा है। और उसके नोट्स के बाद नेक्स्ट क्लास में जो लेक्चर होगा, हम लोग मोल मोल एनालिसिस भी शुरू करेंगे और थोड़ा बहुत हम लोग डाउट का डिस्कशन करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक का। लेकिन हम सजेशन देंगे, पहले नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने के बाद कुछ कुछ सवाल हम तुमको देंगे कि ये सवाल तुमको ढूंढना है, ये सवाल ढूंढना है। वो तुम्हारे बुक का होगा, तुमको सीधा बुक से ही वो सवाल ढूंढना। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो सीधा बुक से उन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढो, उसका आंसर लिख करके हमको भेजना है। मतलब वो टॉपिक एक तरीके से हम थोड़ा अलग टाइप से पढ़ाना चाह रहे हैं तुम लोगों को, कि तुम लोग खुद से उस चीज को रीड करके देखो। तो तुम्हारे पास आज 10 तारीख है, तुम्हारे पास 14 तारीख तक का टाइम है। और हड़बड़ी में मत मत काम करना लास्ट डे के। लास्ट डे तुम फटाफट कुछ नोट कर लिए, या फिर कहीं से नोट्स उस चैप्टर का नोट्स गूगल कर करके उसको कॉपी पेस्ट कर लिए। हम सजेशन देंगे कि तुम्हारे बैच से हम लोग 4 साल का तो अच्छा रैंक एक्सपेक्ट करते हैं। तो रैंक एक्सपेक्ट करने का मतलब क्या? क्या रेफरेंस बुक से बना सकते हैं क्या? रेफरेंस बुक से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रेफरेंस बुक से मत बनाओ, जरूरत नहीं है। क्योंकि हम लोग जब पढ़ाएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी बहुत सारी चीज पढ़ लेंगे। तो रेफरेंस बुक से मत बनाना, एनसीईआरटी से बनाना, ठीक है? उससे काम हो जाएगा अपना। तो ऑनेस्टली 4 दिन में धीरे धीरे करके नोट्स बनाना, हड़बड़ी में काम मत करना। कहीं से कॉपी पेस्ट भी मत करना, केवल एनसीईआरटी से नोट्स बनाने की कोशिश करना। क्योंकि हम तुम्हारे ये एबिलिटी देखना चाहते हैं कि तुम लोग किस तरीके से नोट्स बनाता है, अगर खुद से पढ़ना पड़े तो। क्योंकि अगर इस तरह का चीज होगा तो हम लोग कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक्स जो बहुत ही सिंपल थ्योरेटिकल टॉपिक है, कुछ कुछ बुक्स हैं, उनको रेफर करेंगे तुम लोगों को। और उनको रेफर करने के बाद आराम से उन बुक से उन टॉपिक्स को रीड करने के लिए बोलेंगे। तो तुमको भी मजा आएगा, किसी भी टॉपिक को पढ़ने का तुम्हारा लेवल भी काफी ज्यादा इंक्रीज करता चला जाएगा। तो इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना। और तुम लोगों को केमिस्ट्री में कोई बुक बोला है क्या मैंने सर खरीदने? हाँ बोलो, बोलो भाई। सर ये इसका लेक्चर अपलोड कर दीजिएगा ना, उनको सुनाई नहीं दे रहा है कुछ। ठीक है ठीक है, अपलोड कर देंगे। आज रात में अपलोड हो जाएगा, ठीक है? तुम लोगों को शायद मैंने एक बुक बोला था, ये बुक खरीदना है तुम लोगों को, मैकमरी फे। इसका सेकंड एडिशन मिलता है तो सेकंड एडिशन खरीद लो, ज़्यादा बेटर होगा। या फिर सेकंड हैंड अगर बुक मिलता है तो बेस्ट रहेगा। अगर सेकंड हैंड है तो सेकंड हैंड खरीद लो। लेकिन ये बुक हम लोग 4 साल यूज़ करेंगे, तो 4 साल यूज़ करेंगे तो फर्स्ट हैंड भी खरीद सकते हैं। मतलब तुम्हारे किसी बुक स्टोर पे ये बुक मिल जाएगा। और शायद से पियर्सन एजुकेशन पब्लिकेशन का है। तो देखना इस चीज़ को, अगर जहाँ कहीं भी ये बुक मिलता है वहाँ से बुक खरीद लेना। सर, हाँ बोलो। क्या नाम बोले? ये नाम लिखा हुआ है स्क्रीन पे। अच्छा स्क्रीन नहीं दिख रहा, सॉरी सॉरी कहाँ सॉरी। पे सर? स्क्रीन दिख रहा है? मैकमरी फे, ये एक बुक है जो तुम लोगों को केमिस्ट्री के लिए खरीदना है, जिसको हम लोग 11th क्लास 12th क्लास हर जगह यूज करेंगे। थोड़ा बहुत बेसिक्स की रीडिंग के लिए यूज करेंगे, उसमें बहुत अच्छे अच्छे थियोरेटिकल पार्ट दे रखे हैं, उस चीज के रीडिंग के लिए यूज करेंगे हम लोग, ठीक सर है? हाँ बोलो। सर ये कोई क्लास व्लास नहीं है क्या, मतलब नहीं, कोई क्लास नहीं खाली है ये। मैकमरी फे? हाँ, ये हम लोग जो बुक्स, एक चीज थोड़ा ध्यान रखना तुम लोग, ये तुम लोग के सीखने की भी चीज है। एक होता है बुक जो तुम्हारे एनसीईआरटी के करिकुलम के ऊपर बेस्ड है, जेई मेंस के लिए, जेई एडवांस के लिए। और एक बुक होता है जिन लोगों ने एक जनरल केमिस्ट्री लिख रखा है। जनरल केमिस्ट्री वाले बुक को हम इसलिए रेफर करते हैं, या फिर इन लोगों ने में कुछ बुक्स ऐसा लिखा है जो तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से एसोसिएटेड होते हैं थोड़े बहुत। लेकिन एक चीज होता है कि इसमें कहीं भी कोई एरर नहीं होता, और ये लोग किसी भी चीज को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। तो उसमें चैप्टर्स हैं जो तुम्हारे 11th क्लास 12th क्लास का ही पार्ट होगा। बट हम लोग को चैप्टर पढ़ना नहीं है। हम लोग जैसे अभी मान लो मूल कंसेप्ट पढ़े,
तो तुम्हारा 11th क्लास का पहला टॉपिक हो गया। तो इसमें वो जो टॉपिक है उससे रिलेटेड जो भी पार्ट पढ़ना होगा, जो भी उससे क्वेश्चंस करने होंगे, हम तुमको मार्क कराएंगे उसी बुक में कि ये बुक का ये क्वेश्चन तुम लोग को देख लेना है। तो तुम लोग को अपने आप समझ में आ जाएगा, अच्छा ये चीज़ यहाँ से पढ़ सकते हैं, इसको पढ़ने के बाद ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो गया, इसीलिए ये चीज़ को पढ़ना है। ये कोई क्लास का बुक नहीं कि ये 9th क्लास का बुक है कि ये 10th क्लास का बुक है। जैसे फिजिक्स में एक बुक होता है हेलिडे रेसनिक, बहुत ही एक स्टैंडर्ड बुक माना जाता है, मतलब काफी अच्छा बुक है, हम अपने टाइम पे ही पढ़े थे 11th-12th में। हमको 9th क्लास से यस इसके सर, बारे में मालूम अभी था भी सुना है। हेलिडे रेसनिक। और उसमें भी एक पार्ट होता है, जैसे एक होता है वॉकर और दूसरा होता है क्रेन। क्रेन थोड़ा डिफिकल्ट बुक है, बट वॉकर जो है तो ये लोग जनरल फिजिक्स समझाते हैं, सिंपल तरीके से लेते हुए बहुत ऊपर लेवल तक लेके जाते हैं। तो ये बुक्स आराम से रीड कर सकते हैं। आप 9th के हो, आपको कुछ बेसिक्स का आइडिया हो, आप आराम से इस बुक को रीड कर सकते हैं। तो इन सब बुक्स में जैसे केमिस्ट्री में क्या है कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ कुछ है जो एक्चुअल में, जैसे मान लो कि तुम लोग का ट्रिग्नोमेट्री नहीं हुआ है, तो अब अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं हुआ है तो फिजिक्स में हेलिडे रेसनिक नहीं पढ़ सकते, क्योंकि उसमें प्रोजेक्टाइल मोशन आएगा तो वहाँ ट्रिग्नोमेट्री होगा। तुम्हारा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है तो मैकमरी फे में जहाँ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है वो भी नहीं पढ़ सकते। तो इसलिए तुमको खुद से नहीं पढ़ना है बुक, हम तुमको सजेशन देंगे कि यहाँ से ये चीज़ पढ़ो, यहाँ से ये चीज़ पढ़ो, तब तुमको ये बुक वाले पार्ट को रीड करना है। मतलब बिना मेरे सुपरविजन के बुक रीड मत करना, वरना तुमको लगेगा ये चीज़ हमको समझ नहीं आ रहा, ये चीज़ समझ नहीं आ रहा। तुम्हारे लेवल के हिसाब से उस पूरे बुक को किस तरीके से हम लोग कंप्लीटली पढ़ सकते हैं। पूरा बुक बहुत मोटा बुक है, बट पूरा बुक पढ़ेंगे हम लोग, बट कैसे पढ़ सकते हैं हम तुमको सुपरवाइज करते रहेंगे और तुमको वो चीज़ रीड करते जाना है। तुम्हारा लेवल धीरे 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 और इंक्रीज होता जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना, केमिस्ट्री में एक मैकमरी फे है बुक, इस चीज़ को परचेज कर लेना। और क्योंकि ये 4 साल लगातार यूज करेंगे हम लोग, तो अभी मतलब फर्स्ट हैंड भी परचेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और सेकंड हैंड मिलता है तो भी ठीक है, क्योंकि उसको कोई भी यूज नहीं करता है, वो खरीदता है सब लोग नया और वैसे ही छोड़ देता है। बट क्योंकि 4 साल यूज करना है तो बुक आराम से परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम क्लास यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में एक लेक्चर, फिर उसके बाद 2 लेक्चर और हम लोग सर खत्म हो जाएगा। बोलो। सर, जैसे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में सर कुछ केमिकल फार्मूलाज कैसे बनता है और वैलेंसी और हाँ, कुछ बॉन्ड्स वो सब, तो वो नहीं कवर होगा इस चैप्टर में। वो इस चैप्टर में एनसीईआरटी में दे रखा है क्या? सर एसचैन में दिया हुआ है। एसचान में दिया है तो एसचान तुम नहीं पढ़ाते हैं, बताओ। एनसीईआरटी में नहीं है। एनसीईआरटी में नहीं है तो वो चीज़ कवर होगा, कैसे कवर होगा हम बता देते हैं, एक छोटा सा आइडिया देते हैं तुम लोग को, रुक जाओ। जैसे यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये टर्म दिख रहा है तुम लोग को स्क्रीन पे, ये टर्म दिख रहा है वैलेंसी, बताओ अभी कोई दिख रहा है? यस सर। यस सर। तो इस वैलेंसी का हम लोग डिस्कशन करेंगे, बट हम लोग थोड़े दूसरे तरीके से डिस्कशन करेंगे। और जैसे हम लोग वैलेंसी का डिस्कशन करेंगे तो इसके डिस्कशन करने के बाद एक एटम दूसरे एटम के साथ कैसे कंबाइन करके कैसे बॉन्ड बनाता है, इस चीज़ का डिस्कशन करेंगे। फिर इस जनरलाइज डिस्कशन के बाद हम लोग ये देखेंगे कि जब बॉन्ड बनता है तो उसमें एटम्स के ऊपर कुछ चार्जेस हो सकते हैं क्या। अब उसमें टाइप ऑफ बॉन्ड किस टाइप के हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है, आयनिक बॉन्ड हो सकता है, इन सब चीज़ों का हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो जब इन सब चीज़ों का डिस्कशन करेंगे तो जो बोलो ना कि सर 2 एटम मिल करके उसमें आयनिक बॉन्ड बना रखा है या फिर ऐसा कर रखा है 2 एटम्स को कंबाइन कर रखे, वो सारी चीज़ों का डिस्कशन वहीं पे कवर हो जाएगा जो तुम्हारे इस चांद में दे रखा है। तो हम लोग पहले एनसीईआरटी कवर करेंगे और एनसीईआरटी को कवर करने के बाद जो भी तुम्हारे इस चांद वगैरह में चीज़ें दे रखी है उन सारे टॉपिक्स हम लोग डिस्कशन करना शुरू करेंगे, वो सब टॉपिक अपने आप कवर होता चला जाएगा, ठीक है। समझ आया? और कुछ पूछना है किसी को? सर एक अच्छा क्वेश्चन बैंक जिसमें अच्छे क्वेश्चन जो प्रैक्टिस के लिए। नहीं, अच्छा क्वेश्चन बैंक तुम लोगों को प्रैक्टिस नहीं करना है, तुम लोगों को जितना बोलेंगे एग्जैक्टली वही प्रैक्टिस करना है। जैसे 9-10 के लिए अच्छा क्वेश्चन बैंक बहुत ऐसा कुछ है नहीं। हम लोग का जो ऑनलाइन जो हम लोग का टेस्टिंग पोर्टल है उसमें हम लोग और भी क्वेश्चन ऐड कर रहे हैं, मतलब क्वेश्चन हम लोग टाइप करते जा रहे हैं। तो अभी जैसे पहले हम लोग 11-12 को प्रेफरेंस में रखे हुए थे, तो अभी 11-12 का मिला करके अप्रोक्सीमेटली 1,26,000 के अराउंड क्वेश्चन आ चुका है, केवल 11-12 के इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए। और 8-9-10 के टोटल मिलाकर के अप्रोक्सीमेटली 10,000 क्वेश्चन आ चुके हैं। बट और भी क्वेश्चन हम लोग उसमें ऐड अप कराते जा रहे हैं, कुछ एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड, कुछ सीबीएसई के सिलेबस के ऊपर बेस्ड, उसमें हम लोग और भी क्वेश्चन ऐड अप कराते चले जा रहे हैं। तो तुम लोगों को मेरे हिसाब से जरूरत नहीं पड़ेगा, तुम लोगों को लेने की जरूरत भी नहीं है, तुम लोग ऑनलाइन वाले पोर्टल से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं आराम से। बाकी जो तुम्हारा बुकलेट होगा
उसको प्रैक्टिस करना है तुम लोगों को। जो तुम्हारा असाइनमेंट हम लोग अलग से देंगे उसको प्रैक्टिस करना है। 11th क्लास का बुकलेट में वैसे भी सॉल्व कराते चले जा रहे हैं, तो क्वेश्चन बैंक की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम लोगों को, ठीक है। मतलब जो चीज का रिसोर्स, मतलब जो चीज हम लोग कॉमन कर रहे हैं, मान लो ऑनलाइन टेस्टिंग पोर्टल में एक असाइनमेंट बना दिया और बोला कि तुम लोग को ये सब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, वहीं से प्रैक्टिस कर लेंगे। फिर तुम लोग को जरूरत क्या है तुम लोग को अलग से क्वेश्चन बैंक लेने का, आराम से वहीं पर ऑनलाइन प्रैक्टिस करते रहना। हम एक असाइनमेंट बना के रख देंगे, बोलेंगे ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना भाई तुम लोग, तो जो भी प्रैक्टिस करेगा उसका हमको परफॉर्मेंस भी दिख जाएगा वहाँ पे आराम से, ठीक है। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ पूछना है? इनफैक्ट ये अच्छा चीज है, चलो ठीक है हम क्वेश्चन डालना शुरू कर देंगे, उसमें एक्स्ट्रा होमवर्क भी रहेगा। तो जैसे ही होमवर्क होगा तुमको मालूम पड़ जाएगा कि मेरा होमवर्क आ गया है, अब हमको सॉल्व करना है इस चीज को। सर हाँ टाइम लिमिट भी रहेगा? नहीं, होमवर्क वाले असाइनमेंट में टाइम लिमिट नहीं रहेगा। हाँ ठीक है सर, थैंक होमवर्क वाले में टाइम लिमिट नहीं रखेंगे। हाँ ठीक है ओके। और कुछ पूछना है किसी को? चलो तो फिर आज के लिए क्लास एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा ध्यान रखना। जो हाँ एक काम करना, जो कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ा उसको एक बार रीड करके आना, ठीक है। उसको एक बार रीड कर लेना ताकि जब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंटर कन्वर्जन करें तो सबका फॉर्मूला तुम लोग को याद हो, तो आराम से हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन शुरू कर लेंगे। तो आज के लिए हम मीटिंग यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं। चलो बाय बाय।